हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 की गणित चैप्टर वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1A के समथिंग 7 क्वेश्चन हल हो चुके थे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 नंबर। पीछे 7 क्वेश्चन लग चुके थे 1 एक्सरसाइज के। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m 117n के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें यम का मान निकालना है और साथ में हमें 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलो, हमें क्या क्या दिया है लिखोगे। दिया है 18 और 117 के एचसीएफ को कितना दिया, 18m - 117, यही तो बोल रहा है, रूप में दर्शाया गया। यानी 18 और 117 के एचसीएफ बराबर 18m - 117। तो सबसे ये एचसीएफ है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एचसीएफ। चलो निकालते हैं। तो कैसे एचसीएफ निकाला था, 18 के गुणन 18 के अभाज्य गुणन खंड, इसे तो किया था। तो जब 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 3 3, ठीक। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे 1 1 7 117 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, ठीक। 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 आएगा। 9 का गुणा 13 में करोगे तो 117 आएगा। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है, 18 और 117 के एचसीएफ बराबर 18m - 117। तो 18 और 117 का जब एचसीएफ निकालोगे, 18 और 117 का जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकलेगा, जो मिलता है। तो इसमें मिला क्या, तो 3 गुणा 3 मिले, तो 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 9। तो एचसीएफ इसकी जगह क्या आ गया, 9। तो लिखोगे 9 बराबर 18m - का 117। तो 18m तो पक्षांतर किया जाएगा, तो इसको इधर लाया गया तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 117। अब जो प्लस की वैल्यू है तो जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम लोग ने जोड़ा तो कितना आ गया, 126। तो यम बराबर कैंसिल हो जाएगा, 126/18। तो क्या आ जाएगा, यम बराबर 7। एम की वैल्यू निकल आई, नोट कर लो। साथ में हम लोगों से क्या पूछा, 18 और 117 का एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम भी निकाल सकते हो। 18 का 117 बराबर
जो वैल्यू मिल रही है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रही है उसे भी लिख। तो इसमें क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 3 36, 12 कम 12 3 15 आंसर। देखो 2 3 6 6 3 18 गलत हो गया। ठीक, 3 दूनी 6 6 3 18, 18 3 54, 18 कम 18, 18 5 23, 234। नोट कर लो। एक आंसर है, एलसीएम इसका है 234 और एम की वैल्यू कितनी आई, 7। नोट हो जाए तो बता देना। सॉरी। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। क्या अच्छा डायलॉग है। चलो अगला क्वेश्चन है, खाम हो गया। अब 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये तुम्हें जांच करके बताना है। तो लिखो, नोटबुक साथ में रखो। देखो, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। जानते हो ना, 2 का गुणा 3 में करो कितना आएगा, 6। अतः 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक, ये तो आपको पता है क्योंकि ये दिया है। 6 की पावर n का मतलब क्या होता है, 6 की पावर n। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ये तो सीधे 2 आता है और 3 आता है। तो ये तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। ये तो अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह संभव नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं 2 और 3 के घात होंगे। अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर प्राप्त हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है। ये नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये लिखो, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते हैं। अतः
6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की पावर n। इससे स्पष्ट होता है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। ये संभव नहीं है कि क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल 2 ही संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? 2 और 3 के घात होंगे, अतः कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर प्राप्त हो। नोट हो गया होगा ना। अगला कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये जो स्टार बने हैं ना, इसका मतलब है इनटू। क्या मतलब है? इनटू। तो लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 बर प्लस 13। ठीक, पहला है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा फिर प्लस लिखा है 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो सिद्ध कर दो। इसमें क्या करोगे? तो कॉमन ले लो। तो कॉमन कितना आएगा? 13। जो दोनों में मिलता है या जो दोनों में जिसका भाग चला जाता है वही कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है? जिसमें दोनों संख्याओं में भाग चला जाए वही संख्या क्या होती है? कॉमन संख्या होती है। तो इसमें दोनों में डिवाइड किसका होगा? 13 का। तो 13 यहाँ पे कॉमन है। 13 कॉमन है तो आगे क्या हो जाएगा? 7 गुणा 11 प्लस 1। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? इसका इसमें करोगे तो हो गया 70, तो 70 प्लस का 1 तो 13 गुणा 78। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करो। तेरह गुणा 18 का मल्टीप्लाई करके बताओ। हम कमेंट से देख रहे हैं, तब तक देखें कौन सबसे पहले बताता है। बहुत सही, 1014। बहुत अच्छा आंसर आया, 1014। ठीक, तो नीचे लिखोगे कितना आया? 1014 लिखोगे, जो कि एक अभाज्य संख्या है। जो कि यह एक अभाज्य संख्या है। नोट कर लो, जो कि यह एक अभाज्य संख्या है। जो कि एक अभाज्य संख्या है। ये तो ये वाला हो गया, ये वाला। अब बचा ये वाला, ये नोट कर लो। सबसे पहले हम इरेजर लेते हैं। इरेजर हमारे पास छोटी है, इसको बड़ी करते हैं, इसको इरेज करते हैं। फिर पेन की ओर बढ़ते हैं, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसमें देखो कोई कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल। कितना मिल रहा है? 5। बचा क्या?
7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 24 24 1008 प्लस का 9। जब इसका गुणा करोगे तो 1001 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1009। गुणा कर दो। देखोगे अतः ये एक अभाज्य संख्या है। अतः यह एक अभाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। फिर से व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों है। सबसे पहले क्या करोगे, कॉमन लोगे। कॉमन मिला 5 और कॉमन के बाद जो संख्या बची तो इसमें 5 कॉमन हो गया तो बचा क्या 7 6 4 3 2 1 और प्लस जब इससे कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 1। इसका जब मल्टीप्लाई कराया गया तो आया 1008। ये वाली वैल्यू 1 प्लस का चिन्ह है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 1009 हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5045 होगा। अतः यह एक भाज्य संख्या है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। आज हो सकता है 1A का समापन हो जाए। चलो, किसी खेल, सवाल बहुत जबरदस्त है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। जैसे मान लो एक मैदान है, मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में यहाँ से, जैसे मान ये है वृत्ताकार, ठीक, ये है वृत्ताकार मार्ग। अब सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है तो ऐसे जाके यहीं पर आ जाती है। तो कितने चक्कर हुए, एक चक्कर। तो जब चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। किसको लगते हैं, सोनिया को। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। एक लड़का है रवि, ये उसको देखो, इसको लगता है, ये यहाँ से चलना शुरू करती है तो इसको लगता है 18 मिनट। जब रवि यहाँ से चलना शुरू करता है तो इसको लगता है 12 मिनट। तो कौन तेज चलता है, रवि। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि यहाँ पे यहीं रवि खड़ा है, यहीं सोनिका है। सोनिया है कि सोनिका है, सोनिया। दोनों यहीं से चलना शुरू करते हैं, लेकिन बताओ रवि पहले पहुंचेगा कि सोनी या रवि। क्योंकि रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, लेकिन वही चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। उनकी डायरेक्शन भी एक है। जैसे ये चलना इस दिशा में चला, इसी दिशा में सोनिया और रवि चल रहे हैं। एक ही समय में चल, एक ही समय दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत अच्छा, तो लिखो सवाल। तो कैसे करोगे, लिखोगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। ठीक, क्या लगाओ, लिखोगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं,
तथा एक ही दिशा में चलते हैं। ये भी तो है, सोनिया और रवि एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए हम दोनों समयों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालो। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, जब किसी वृत्ताकार पथ में चलना प्रारंभ किया जाए और वहीं स्थान पर लौट के आना हो तो हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक, इसी प्रकार जब घंटी नहीं बजाई जाती है स्कूल में या कहीं पर, तो उसमें भी एलसीएम हम निकालते हैं। आगे क्वेश्चन मिलेगा तब बताया जाएगा। इसका जब गुणनखंड करोगे, 3 3 का 9 दूनी 18, 12 है ना, 12 के अभाज्य गुणनखंड, 2 दूनी 4 3 12, निकालना क्या है, एलसीएम। तो इसमें एलसीएम में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, एलसीएम पता है ना, जो ज़्यादा बार आया उसको लिखा गया। तो इसमें ये ज़्यादा, 3 3 3 9 9 18 36, तो कितना आ जाएगा, 36। लेकिन मिनट की बात है कि सेकंड, तो मिनट। तो ये आपस में कब मिलेंगे, 36 मिनट, कितने, 36 मिनट। तो वो क्या करें, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। नोट कर लो। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कल ये पढ़ाया गया था, x का मान, y का मान। तो ये y की वैल्यू निकालने के लिए y बराबर 5 गुणा 13, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 65। ठीक, y की वैल्यू निकाला है। अब x, तो x बराबर 3 गुणा 195, तो x बराबर 53 15 3 9 27 1 28, 3 एकम 3 2 5। नोट हो गया। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस 11 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहला है, लिखोगे 7 गुणा 13 गुणा 11 प्लस का 11, तो इसमें कामन कितना है, 11। तो 7 गुणा 13 है प्लस का 1, तो 11 से गुणा करो, 13 सत्ते 91 प्लस का 1, तो हो जाएगा 92 गुणा 11, 11 दूनी 22, 11 99 99 100 100। ठीक, तो 1012 लिखोगे, जो कि एक भाज्य संख्या है। या लिखोगे अतः भाज्य संख्या, कुछ भी लिख सकते हो, जो कि एक भाज्य संख्या है।
चलो अब ये वाला देखो, इसमें क्या कह रहा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 3। तो कॉमन इसमें क्या है, बहुत सही 3, तो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। 3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। अब गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 6 24, 240 गुणा 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 दूनी 16, तो कितना आ गया 1680। तो 1680 प्लस का 1, तो 1681 गुणा 3, 3 3 24, 3 18 19 20, 3 एकम 3 2 5। अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। चलो नोट कर लो, अतः यह एक भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड भी है क्या, इसमें एक्स ही वाई अकेले के मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। बहुत ही सही जी है, देखो ये है, ये बना दो, ये वाई के सामने, तो इसका मल्टीप्लाई, तो वाई बराबर 13 गुणा 5, तो वाई बराबर 65, यक्स बराबर 3 गुणा 195, तो यक्स बराबर 53 15 3 27 1 28, 3 एकम 3 2 5। ये तो मेरे साथ पीछे हो गया है, पता नहीं, ठीक। तीन घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट में के अंतराल में बजती हैं। क्या 3 घंटियां, ठीक, क्रमशः पहले 9 बजे बजती है, फिर 12 बजे 12 मिनट 15 मिनट के अंतराल में बजती है, यानी पहले 9 मिनट फिर 12 फिर 15 मिनट की। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक। तो निकालो, 9 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3, इसी प्रकार 12 के कितना हो जाएगा, इसी प्रकार 15 के अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ 9 का थोड़ा लिख लेना थ्योरी 15, तो इसमें क्या लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो जब इसका एल्सियम तो 180 मिनट, ठीक, क्या आ जाएगा 180 मिनट बाद। मानो तो इसको तुम घंटे में बदल सकते हो, 60 का भाग दोगे तो 3 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो लिखोगे, जैसे मान लो ये मिनट में आ रहा आंसर तो कोई बात नहीं, तो मिनट में नहीं आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हो 3 घंटे। तो लिखोगे 180 मिनट बाद एक साथ बजती हैं तो पुनः वे एक साथ बजेंगे। तो लिखो 180 मिनट
180 मिनट के बाद 180 मिनट के बाद पुनः एक 7 बजेंगी। एक 7 बजेंगी। 180 मिनट के बाद पुनः ठीक क्या बज रही है घंटी। 180 मिनट के बाद पुनः एक 7 बजेंगी। ठीक 180 मिनट के बाद पुनः एक 7 बजेंगी। अगला है एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के साथ 90 कार्टून पेप्सी के हैं, तो एक कैंटीन में कार्टून कोक की संख्या कितनी है। लिखो, दिया है एक कैंटीन में 144 कार्टून है। 144 कार्टून कोक हैं। ठीक, फिर क्या है, एक कैंटीन में 90 कार्टून पेप्सी और कार्टून कोक। ठीक, कार्टून पेप्सी है। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई, समान की बात आ जाए तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, अधिक से अधिक की बात आ जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन कम से कम की बात आ जाए तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसी प्रकार ये सवाल है, प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम, बोला अधिकतम की बात आ जाए तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, न्यूनतम की बात आ जाए तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम में यही अंतर है। ठीक है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक है और एक कैंटीन में 90 कार्टून, मतलब उसी कैंटीन में प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखो क्या है, 144 के पहले क्या करोगे, के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। के अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिक 24, 24 तिका 72, 12 12 24 24 दूनी 8 तिक 24 3। ठीक, अब देखो अगला क्या है, 90 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा क्या है 90, का 9 9 45। ठीक, 5 3 15 ते 45 दूनी 90। ठीक, हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। 144 का मान 90, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे अधिकतम संख्या पर जाना होगा। तो अधिकतम इसमें क्या है, 2 आए 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 ते 15, 15 ते 45, 2 90, 80 18 36, 360। गलत, 3 4 दूनी 8 24, गलत हो गया, 3 3 18 36, 36 दूनी 72, यहाँ पे 2 और होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ते 48, 3 24, 3 चौका 12, तो यहाँ 2 और होगा।
5 ते 15 ते 45 दूनी 90, 90 18, 2 दूनी 4 दूनी 8, 45 15 90 9 18 36 36 दूनी 72, ठीक 720। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। निकालना था एलसीएम, निकाला गया एलसीएम। चलो निकालना क्या है, एचसीएफ, ठीक 144,90। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन मिले, ठीक। तो इसमें क्या मिल रहा है और क्या मिल रहा है, हाँ 3 3 9 दूनी 18। तो क्या लिखोगे, प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या लिखोगे। गड्डी में आंसर, गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18 है आंसर। समझ में आ गया। कह रहा एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि, क्या लिखा है, यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक है और एक कैंटीन में 90 कार्टून पेप्सी है। तो जब अधिकतम की बात आ जाए या समान कार्टून रखे जाएं, ठीक, तो क्या निकाला था, एचसीएफ यानी कि महासा। तो क्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये कर दिए गए। तो 144 90 के अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ निकाल दे, जो एचसीएफ निकाला गया वही हमारा आंसर है। यदि घंटी बजे तो एलसीएम, यदि कोई वृत्त में वृत्ताकार पार्क है या है तो उसमें यदि चलना शुरू करे वहीं स्थान पर आए तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाला जाता है। और यदि कम से कम की बात आ जाए तो एलसीएम और अधिकतम की बात आ जाए तो एचसीएफ। 27, एक फल विक्रेता के पास 990 सेबें तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितनी टोकरियां, कम से कम की बात आ गई, कम से कम कितनी टोकरियां, कितने फल रखे जा सकते हैं। ये करके लाना, ये होमवर्क रहेगा। अगला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये भी होमवर्क। ये भी कर लाना होमवर्क। ये वाला बता दें, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये पीछे पढ़ चुके हैं, वो अपने आप से करना। जब ना आए तो कमेंट में। सवाल है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं, 2 संख्याएं क्या है, 2x है और 3x है, ठीक। और उनका लासा कितना दिया है, लासा दिया गया है 180 दिया है। क्या लिखोगे, दिया है, पूछ कर रहा है मासा, ठीक। तो 2x दिया है और 3x दिया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा x। तो इसका एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा x, तो कितना हो जाएगा 6x। और किसके बराबर है, लासा 180 दिया है, तो 6x बराबर 180
तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक, x बराबर 30। तो संख्याएं क्या थी? संख्याएं थी 2x, 3x। तो 2x का मतलब 2 गुणा 30 और 3 गुणा 30, तो कितने हैं 60, इसमें क्या है 90। ठीक, अब तुमसे पूछ क्या रहा है मासा, निकालो मासा, इससे क्या निकालना है मासा, जरा नोट करो इधर बता दें। तो मासा निकालने के लिए 60 के अभाज्य गुणनखंड ठीक, अब 90 दो 3 5 15 दूनी 3 दूनी 60, 5 15 ते 15 दूनी 90, 80 आप 60 कामा 90 क्या निकालना है 80। अब इसमें कामन कितना है 2, इसमें कामन कितना है 3, इसमें कितना है 5, तो क्या आ जाएगा 30 आंसर। नोट कर लो। समझ में आ गया होगा। बस क्लास यहीं से द एंड होती है। जब अगले दिन 21 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक, 1 एक कल समाप्त हो जाएगी।